नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सालों तक डिक्लासिफाइड एफबीआई फाइलों में दफन था। सोचिए जरा, शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का दौर अपनी चरम सीमा पर है और ठीक उसी वक्त आसमान में दिखने वाली अनजान चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उस वक्त हो क्या रहा था। अखबारों के इन नाटकीय सुर्खियों पर जरा गौर कीजिए। अचानक से देश भर में यूएफओ देखे जाने की खबरें मानो आग की तरह फैलने लगीं। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक या दो छिटपुट घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये एक पूरा राष्ट्रव्यापी जन उन्माद था। लोग लगातार आसमान की तरफ देख रहे थे और जो कुछ भी उन्हें वहां अजीब लगता वो सीधे अगले दिन के अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छप रहा था। एक अजीब सी दहशत का माहौल था। अब इस पूरी कहानी और लोगों के डर को सही से समझने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि ये सब साल 1966 में हो रहा था। ये वो दौर था जब पूरा अमेरिका कम्युनिस्ट प्रभाव और न्यूक्लियर वॉर के डर के साए में जी रहा था। तो जब आसमान में उड़न तश्तरियों के दिखने की खबरें आईं तो वो सीधे इस डर से जुड़ गई। मतलब विदेशी ताकतों का डर और अंतरिक्ष से आने वाले अजनबियों का डर। ये दोनों चीजें आपस में टकरा रही थी। इस डर को समझने के लिए इस बहुत ही अहम दस्तावेज को देखिए। ये फ्लोरेंस सी डाउ नाम की एक 63 वर्षीय विधवा द्वारा तत्कालीन एफबीआई निदेशक जे एडगर हूवर को लिखा गया पत्र है। कुछ बहुत ही अजीबोगरीब मेल मिलने के बाद वो इतनी घबरा गईं कि उन्होंने सीधे एफबीआई से संपर्क किया। ये किसी जासूस का नहीं, बल्कि एक आम नागरिक का खत था जो किसी ऐसी चीज से डरी हुई थी जिसे वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। उनके इस खत की इन पंक्तियों को देखिए। ये उस समय के डर को बिल्कुल सटीकता से बयां करती हैं। उन्होंने लिखा, अगर किसी भी तरह से मेरा नाम कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा जा सकता है तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या चीजों को ठीक करने का कोई तरीका है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे आम लोगों ने उड़न तश्तरियों के अज्ञात खौफ को एक बहुत ही जमीनी कम्युनिस्ट साजिश के डर के साथ जोड़ दिया था। उनके लिए ये सिर्फ एलियंस नहीं थे, ये उनके देश के लिए खतरा था। लेकिन आखिर वो किस बात से इतनी डर गई थी? दरअसल उन्हें मेल में ये सामग्री मिली थी। ये अमेलगमेटेड फ्लाइंग सॉसर क्लब्स ऑफ अमेरिका यानी AFSCA द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका और एक चमकीले रंग का स्टैम्प था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फ्लाइंग सॉसर्स आर रियल। यही वो चीज जिसने एक आम नागरिक के मन में ये संदेह पैदा कर दिया कि कहीं ये सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा तो नहीं है। तो अब सवाल यह है कि इस पत्रिका के अंदर ऐसा क्या लिखा था। खैर, इसके दावे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे थे। इसमें टेलीपैथिक संचार, 400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित कोरिंडोर नाम के ग्रह, सैन्य औद्योगिक परिसर द्वारा आम जनता की ब्रेन वॉशिंग और 4 फुट लंबे अंतरिक्ष प्राणियों के बारे में बात की गई थी। अब आप ही सोचिए, 1966 के उस तनावपूर्ण माहौल में इन अजीबोगरीब दावों को पढ़कर किसी को भी लगेगा ना कि ये कोई कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने का गुप्त तरीका है। और दिलचस्प बात यह है कि मिसेस डाउ इस चिंता में अकेली नहीं थी। अक्टूबर 1966 के इस आंतरिक एफबीआई मेमो पर गौर कीजिए। इसमें दर्ज है कि फिलाडेल्फिया के एक अन्य व्यक्ति ने भी ब्यूरो को ठीक इसी पत्रिका के बारे में शिकायत की थी। उनका भी यही मानना था कि ये पत्रिका कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का प्रचार कर रही है। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इन दावों को लेकर इतने डरे हुए थे कि वो सीधे एफबीआई को लिख रहे थे। अब यहाँ हमें एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ आम जनता है जो पूरी तरह से खौफजदा है और अपनी सरकार से तुरंत कार्रवाई और जवाबों की मांग कर रही है, और दूसरी तरफ एफबीआई की प्रतिक्रिया जो एकदम रूखी, नीरस और उदासीन है। लोग जवाब चाहते थे, लेकिन ब्यूरो बस किसी भी तरह से इस पूरे मामले से खुद को दूर रखना चाहता था। ब्यूरो की इस उदासीनता का सबसे बड़ा सबूत ये खत है। ये मिसेस डाउ के खत का जे एडगर हूवर द्वारा दिया गया जवाब है। ये कोई गहन जांच का नतीजा नहीं था, बल्कि ये एक रटा रटाया स्टैंडर्ड फॉर्म लेटर था। इसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि एफबीआई केवल एक खोजी एजेंसी है और वो इन सॉसर क्लबों के बारे में न तो कोई मूल्यांकन करती है और न ही कोई निष्कर्ष निकालती है। सीधे शब्दों में कहें तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है इस तरह के टाल मटोल वाले जवाबों से जनता का गुस्सा और हताशा बढ़नी ही थी। यहाँ पॉल एल राइट नाम के एक और चिंतित नागरिक का पत्र है। वो एफबीआई को सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि इन यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को नजरअंदाज करने से वायुसेना और सरकार पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह उठ सकता है। उन्होंने यहाँ तक कि इस स्थिति की तुलना 1930 के दशक के जर्मनी से भी कर डाली। ये दिखाता है कि जवाबदेही ना मिलने पर लोगों का गुस्सा किस कदर बढ़ रहा था।
और इसके जवाब में हूवर ने क्या किया? एक बार फिर से वही टालमटोल। इस पत्र में हूवर ने दृढ़ता से इस मामले में पढ़ने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने सारा जिम्मा वायुसेना पर डाल दिया और कहा कि उड़न तश्तरियां एफबीआई के अधिकार क्षेत्र में आती ही नहीं हैं। रिपोर्टों और खतों का अंबार लगा हुआ था, लेकिन ब्यूरो लगातार इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ता रहा। हालांकि आप भी जानते हैं कि कोई भी सरकार हमेशा के लिए जनता के दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब हजारों लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया और मीडिया का दबाव अपने चरम पर पहुंच गया, तो आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। इस मामले को अब और दबाकर रखना मुमकिन नहीं रह गया था। यह सार्वजनिक दहशत अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी थी, और यह एफबीआई मेमो इस बात का पक्का सबूत है। इसमें बताया गया है कि तत्कालीन प्रतिनिधि जेरल्ड फोर्ड ने इस व्यापक दहशत को शांत करने के लिए कांग्रेस को यूएफओ की जांच करने का कड़ा सुझाव दिया। राजनीतिक दबाव इतना बन चुका था कि अब एक औपचारिक और उच्च स्तरीय जांच को टाला नहीं जा सकता था। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दबाव का नतीजा क्या हुआ? पूरे $3 लाख। जी हां, वायुसेना को उड़न तश्तरियों के 18 महीने के गहन अध्ययन के लिए इतनी विशाल राशि आवंटित करनी पड़ी। जरा सोचिए, 1966 के समय में ये कितनी बड़ी रकम थी। ये बात ही खुद में दर्शाती है कि सरकार आखिरकार इस विषय को कितनी गंभीरता से लेने पर मजबूर हो गई थी। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखकर देखें, तो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। सबसे पहले जनता का भारी दबाव बना, फिर कांग्रेस ने पारदर्शिता की मांग की, और अंततः इसके नतीजे में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में डॉक्टर एडवर्ड यू कॉन्डन के नेतृत्व में पहली स्वतंत्र नागरिक नियंत्रित जांच एजेंसी की स्थापना हुई। सरकार को बाहरी वैज्ञानिकों पर भरोसा करना ही पड़ा, ताकि डरी हुई जनता को आखिरकार शांत किया जा सके। लेकिन इस नई वैज्ञानिक समिति का काम कोई बच्चों का खेल नहीं था। उन्हें एफबीआई की फाइलों में दर्ज उन अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करनी थी जो सच में हैरान कर देने वाली थीं, जैसे कि जेपेलिन, डिस्क और अंडे के आकार के यान देखना, रहस्यमयी तरीके से जली हुई जमीन के निशान, और यहां तक कि अंतरिक्ष सूट पहने हुए 4 फुट के चालक दल की रिपोर्ट्स। समिति का काम इन सभी शानदार दावों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अमेरिकी जनता को एक तार्किक और ठोस स्पष्टीकरण देना था। अब इस विस्तृत जांच और इतने बड़े बजट के खर्च होने के बाद हम सबके सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या इस विशाल, मजबूरन की गई जांच ने वास्तव में जनता की उस दहशत को शांत किया? क्या उन डरे हुए नागरिकों की जिज्ञासा कभी पूरी तरह से शांत हो पाई? या फिर ब्यूरो की शुरुआती खामोशी और टालमटोल ने संदेह के ऐसे बीज बो दिए थे जो आज भी कायम है? ये एक ऐसा विचार है जो इन ऐतिहासिक रहस्यों की विरासत पर हमेशा के लिए बना रहेगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।